अब हम लोग देखने वाले हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है ये हमें बताता है कि कोई काम कितनी बार किया जा रहा है। एक बार, दो बार, चार बार, डेली किया जा रहा है, महीने में किया जा रहा है, हफ्ते में किया जा रहा है, फिर वार्षिक किया जा रहा है। तो जो रिपीटिशन है उसी को बताने का काम करता है फ्रीक्वेंसी। तो अगर देखा जाए हाल फिलहाल के लिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दो तरीके की होती है। एक होती है डेफिनेट, दूसरी होती है इनडेफिनेट। अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने जो लिख रखा है वो इनडेफिनेट फ्रीक्वेंसी के बारे में लिख रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ फ्रीक्वेंसी आपके सामने लिख रखी है, जैसे आपके सामने है ऑलवेज, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ऑफन, फ्रिक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर। इनका मीनिंग देखा जाए तो लगभग सेम ही निकलते हैं ज़्यादातर के। अब इनको यूज कैसे किया जाना है इसके लिए मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है आपको दिखाने की कि अगर कोई काम 100% हो रहा है तो वहाँ पे क्या लगाइए आप, ऑलवेज। कोई काम 90% हो रहा है यानी वो काम 100% नहीं होता, तो वो काम हो रहा है 90%, तो यूजुअली लगाइए। 80% होता है जनरली या फिर नॉर्मली लगा सकते हैं। 70% पे है तो ऑफन या फिर फ्रिक्वेंटली लगा सकते हैं। कोई काम कभी कभार होता है तो सम टाइम ओकेजनली लगा सकते हैं, और उससे कम होता है तो सेल्डम, रेयरली लगा सकते हैं। और नीचे जो लिखे हैं ये एकदम ना के बराबर होने वाले काम हैं। कुल मिला कह सकते हैं हार्डली, बेयरली, स्कार्सली, नेवर, ये सब नेगेटिव वर्ड हैं। इनको लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और इनके साथ जो है कभी भी नॉट नहीं आता। नेवर के साथ, हार्डली के साथ, बेयरली के साथ, स्कार्सली के साथ, इनके साथ नॉट कभी नहीं आता क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव वर्ड है। तो इसको लेकर ध्यान दीजिए, कभी अगर नॉट लगाओ तो उसको आप हटा दीजिए। तो हमने कहा ना कि अब जो मैंने परसेंटेज लिख रखा है इसको पढ़ के या फिर समझना बड़ा मुश्किल है कि कैसे हम माने, कैसे कोई काम समझे कि 90% हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 70% और कितना हो रहा है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर भी इनको आप सेंटेंसेस बाद में पढ़ेंगे, किताबों में पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा इनको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। ये परसेंटेज तो मैंने बस ऐसे ही लिख दिया है थोड़ा सा समझने के लिए। इन्हीं का थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, और उससे पहले हम लोग देखेंगे इनका पोजीशन कि फ्रीक्वेंसी को रखे कहाँ हम लोग। यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिख रखे हैं, आई वॉज लेट, ही कम्स। चलिए दोनों में हम पुट करने की कोशिश करते हैं किसको, ऑलवेज को। तो अगर मैं ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूँ तो लिखा हुआ आई वॉज लेट, तो कहाँ पे इसको लगाया जाए, सब्जेक्ट के बाद। आई ऑलवेज वॉज लेट शायद गलत होगा कि सही होगा, आई वॉज ऑलवेज लेट। क्या किया जाए, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको तो यहाँ पे पहले सेंटेंस में देखिए आई वॉज लेट, ये इज एम वॉज वर, एक तरीके से इन्हें आप कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस में लिखा हुआ सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाए, उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाए, इज एम आर वॉज वर, इस तरह कोई ऑक्सिलरी वर्ब मिल जाएगा, तो हमेशा इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लगाने की कोशिश करते हैं, फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जो भी वर्ड है उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब है तो फ्रीक्वेंसी उसके बाद लगाई जाती है, लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब डायरेक्ट आ जाए तो इस मेन वर्ब के पहले लगाते हैं किसको हम लोग, फ्रीक्वेंसी को। तो सिंपल सी कहानी है। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पुट होगा ऑलवेज, आई वॉज ऑलवेज लेट, लेकिन अगर इसमें लगाना होगा तो ये यहाँ पे लगेगा ही ऑलवेज कम्स लेट। तो चलिए बाकी यहाँ तो सब सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, इनको देख लीजिए बस। जैसे लिखा हुआ आई ऑलवेज ब्रश माई टीथ एट नाइट, वो ये कहना चाहता है कि 100% यहाँ पे बात हो रही है कि हर रात को, प्रत्येक रात को अपना दांत क्या करता है, साफ करता है। वो ये कह रहा है आई यूजुअली वेकअप 5 AM, यानी कि वो प्रायः जो है आमतौर पे देखा जाए तो सुबह 5 बजे जग जाता है। तो आप ऐसे कह सकते हो सकता है इंसान जब छुट्टियाँ होती हों या फिर संडे वाला दिन होता है तो उस दिन वो 5 बजे नहीं जगता हो, लेकिन उसके अलावा जो है बाकी 6 दिन जो बचते हैं उसमें डेली वो जाग रहा है, तो 90% तो कह सकते हैं आप। तो इसलिए यहाँ पे लगा गया आई यूजुअली वेकअप 5 AM, यानी कि कुछ दिन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दिन वो 5 बजे जाग जाता है। आई नॉर्मली गेट गुड मार्क्स, जब भी कोई एग्ज़ाम्स होता है उस एग्ज़ाम में ज़्यादातर ऐसा होता है कि उस लड़के के, या फिर मैं जो भी लिखा आई लिखा है जिसकी बात हो रही वो इंसान जो है हमेशा अच्छे नंबर ही लाता है। यानी 100% तो नहीं कह सकते, 90% नहीं कह सकते, ज़्यादातर एग्जाम में उसके क्या रहे हैं, अच्छे मार्क आते हैं। तो नॉर्मली बात है, जनरली बात है, कह सकते हैं आप। आई ऑफन रीड इन बेड एट नाइट, वो ये कह रहा है कि प्रायः वो
देखा जाए शाम के वक्त की बात कर रहा है, रात को। बाकी तो हमें लगता है कि उसके बाद रात के अलावा खुद से बैठ के पढ़ता होगा, लेकिन रात के समय क्या करता है वो बेड पे बैठ के पढ़ता है। आगे लिखा आई समटाइम्स सिंग इन द शावर, यानी कि ये इंसान कह रहा है कि वो कभी कभार जो है ना नहाते वक्त गाना गाता है। डेली तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार नहाते वक्त गाना गाने लगता है वो। आई ओकेजनली गो टू बेड लाइट, ये भी कभी कभार की बात कर रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो है बेड पे सोने जो है काफ़ी लेट से जाता है। आई सेल्डम ऐड साल्ट टू माई फूड, यहाँ पे भी कह रहा है कि बहुत ही रेयर केस में वो अपने खाने में नमक का यूज़ करता है। अदरवाइज डॉक्टर ने लगता है उसे मना किया होगा, इसलिए वो नमक जल्दी यूज़ नहीं करता। वेजिटेरियन नेवर ईट मीट, तो वेजिटेरियंस जो होते हैं वो कभी भी क्या नहीं खाते हैं, मांस नहीं खाते हैं। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा है, तो कुछ लिखे रेयरली लिखा हुआ है। रेयरली का एग्जांपल मैंने पीछे एक वीडियो में देखा होगा, तो भगत सिंह को लेकर मैंने दिया था कि हीरोज लाइक भगत सिंह आर रेयरली बॉर्न, वाज आर ऐसा था, देख लीजिएगा, आर रेयरली बॉर्न, यानी कि भगत सिंह जैसे हीरो जो होते हैं ना बहुत ही मुश्किल से कभी कभार जन्म लेते हैं। यानी ऐसा बहुत ही कम चांस है कि ऐसे इंसान कई सदियों में, कई शताब्दियों में जन्म लेते हैं। तो ये छोटे से ओवरव्यू था, इनको आप देख लीजिए। हमने अगर क्वेश्चन यहाँ से कुछ पूछे जाए तो क्वेश्चन इनको लेकर ज़्यादा पूछे जाते हैं जो निगेटिव वाले वर्ड हैं। थोड़ा इनको एक बार देख लीजिए, फिर चलते थोड़े से आगे हम लोग। ये सब के सब आपके इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी है जिन्हें हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, इनके प्लेस को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यही है कि सब्जेक्ट के बाद जो है सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी वर्ब है तो उसके बाद फ्रिक्वेंसी लगाइए, लेकिन अगर डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है तो इसके पहले लगाइए। किसको बात देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पे आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आपको बताना है सेंटेंस में कहाँ पे गलती है, कहाँ पे एरर है। पहला सेंटेंस लिखा हुआ है ही यूजुअली इज सीन रोमिंग अराउंड द कैंटीन। सेकंड लिखा है वी गो जनरली शॉपिंग ऑन संडे। एंड थर्ड सी नेवर हैज़ नॉट हेल्प मी। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो आपके इंडेफिनिट फ्रिक्वेंसी है उनका जो प्लेस होता है, जो पोजीशन होता है, अगर आपके पास सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब लिखा हुआ है तो करिए क्या, अब करिए कि इस ऑक्सिलरी वर्ब के बाद लगाइए किसको, फ्रीक्वेंसी को। उसके बाद जो भी वर्ड है उसको लिख दीजिए। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, सीधे क्या है, मेन वर्ब है, सीधे मेन वर्ब है, तो अब क्या करिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वहीं बीच में लगाइए सब्जेक्ट के बाद तुरंत। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब है इज, तो इस वजह से यूजुअली का प्लेस यहाँ नहीं होना चाहिए, ये प्लेस होना चाहिए यहाँ पे इसके बाद, यानी ये होना चाहिए ही इज यूजुअली सीन रोमिंग अराउंड द कैंटीन। अगर यहाँ पे देखा जाए तो आपके सामने लिखा हुआ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है आपकी। अगर ये मेन वर्ब है तो ये जनरली जो वर्ड है, जो फ्रीक्वेंसी बताने वर्ड है, ये यहाँ ना होकर होना चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद, यानी कि वी जनरली गो शॉपिंग ऑन संडे। ऐसे यहाँ मैंने बताया जो नेवर वर्ड है ये अपने आप में खुद ही निगेटिव वर्ड है। अगर ये निगेटिव वर्ड है तो इसके साथ नॉट लगाना एकदम गलत हुआ, तो ये होगा सी नेवर हैज़ हेल्प्ड मी। अब ये सेंटेंस आपको है सही। तो चलिए अभी हमने बताया आपको कि अगर आपके पास लिखा हुआ मिले क्या सब्जेक्ट, उसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसके बाद अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब हो तो इसके तुरंत बाद हम क्या लगाएंगे, फ्रीक्वेंसी लगा देंगे। उसके बाद जो कुछ लिखना आप लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है और आपके पास मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, एज आर वाज डू डज कुछ भी नहीं है, तो आप करिए क्या, इन दोनों के बीच में क्या लगाइए, फ्रीक्वेंसी को लगाइए। बस इतना सा रूल आपको याद रखना है। लेकिन याद रखना ये रूल सिर्फ हम बात करें किसके लिए, इंडेफिनिट के लिए, इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई रीड ऑफन इन बेड एट नाइट। तो यहाँ पे देखा ये सब्जेक्ट आपका हुआ, ये आपका मेन वर्ब है। तो अगर सब्जेक्ट और मेन वर्ब दिया है तो इस फ्रीक्वेंसी बताने वर्ड को इनके बीच में लगाइए, यानी ये सेंटेंस जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो हो जाएगा आई ऑफन रीड इन बेड एट नाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है रोहन पासिस ऑलवेज हिज एग्जाम्स। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, ये सब्जेक्ट और यहाँ जो कुछ भी लिखा है आपके सामने लिखा है मेन वर्ब।
तो ये जो फ्रिक्वेंसी बताने वाला वर्ड है ना, यहाँ ना होकर यहाँ होना चाहिए इनके बीच में। रोहन ऑलवेज पासेस हिज एग्ज़ाम, ऐसे होना चाहिए। लिखा हुआ है दे डू नॉट नेवर स्पीक जर्मन इन इंग्लिश इन क्लास। तो यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ नेवर, हमने कहा नेवर अपने आप में पहले से नेगेटिव वर्ड है, जिसके साथ नॉट की ज़रूरत नहीं है। जब नॉट नहीं है तो डू क्यों रहेगा उसके साथ, उसको बेटाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आई ऑलवेज हैव डन माई होमवर्क। तो ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब। हमने कहा अगर ऑक्सिलरी वर्ब दिया हो, मेन वर्ब दिया हो, सब्जेक्ट दिया हो, तो इसकी पोजीशन हो जाती है इसके बाद, तो ये हो जाएगा आई हैव ऑलवेज डन माई होमवर्क। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, शिवानी ऑलवेज हैज़ लिव्ड इन मिर्ज़ापुर। फिर से वही कहानी, सब ऑक्सिलरी वर्ब है, मेन वर्ब भी है, तो इसको ले जाइए ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। एंड शिवानी हैज़ ऑलवेज लिव्ड इन मिर्ज़ापुर। क्वेश्चन नंबर लास्ट कह रहा है आई हैव नॉट नेवर, नेवर की वजह से इस नॉट को हटाइए। अब आपका सेंटेंस हुआ सही, आई हैव नेवर इट डॉग फूड। यहाँ जो सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये सारे के सारे फ्रिक्वेंसी बताने वाले वर्ड हैं, लेकिन ये सभी के सभी जो हैं डेफिनेट फ्रिक्वेंसी बताने वाले वर्ड हैं। हमने बताया एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी दो तरीके की होती है, एक होता है इनडेफिनिट, दूसरा होता है डेफिनेट। डेफिनेट हम उसे कहते हैं जो टाइम को टच करते हुए, यानी जो ये बताने की कोशिश करता है कि वो एक तरीके से एग्जैक्ट टाइम आप सोच सकते हैं उसके बारे में। जैसे कोई इंसान कह रहा है कि आई गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब ये हुआ कि वो स्कूल किसी न किसी फिक्स टाइम पे जाता होगा। तो एक तरीके से यहाँ पे ये पता तो चल गया कि जो भी इंसान कोई काम करता है वो पहले तो वो काम एकदम फिक्स टाइम पे करता है। अब आप सोचेंगे सर ये ऑलवेज जो है वो भी तो ये बताता है कि कोई काम हमेशा होता है, लेकिन हम मानते हैं वो इंडेफिनिट में आता है, लेकिन वो ऑलवेज जो है हमें एग्जैक्ट टाइम को नहीं बता पाता। होता तो लेकिन कब होता है ये पता नहीं चलता। लेकिन अगर बोल रहा है कि आई गो टू स्कूल डेली, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक फिक्स टाइम पे कोई ना कोई टाइम तो होगा। इस वजह से जो डेफिनेट वाले होते हैं इनकी पोजीशन भी ऐसे ही सबसे लास्ट में लगाई जाती है। जैसे एमपीटी रूल में जहाँ पे टाइम होता है टाइम के आसपास इनको लगाया जाता है। तो इनडेफिनेट वाले की पोजीशन अलग होती है, इसकी पोजीशन लास्ट में होती है, सेंटेंस के लास्ट में मान सकते हैं आप हाल फिलहाल के लिए, ठीक है। इसको वहाँ पे नहीं लगाना जहाँ पे आपने इनडेफिनेट को यूज़ किया था। यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है कि आप चाहें तो इस तरीके से डेफिनेट जो फ्रिक्वेंसी है उसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे पहले लिखा हुआ है नंबर, कोई नंबर ले लीजिए, कोई गिनती ले लीजिए, उसके बाद कोई टाइम ले लीजिए, टाइम के साथ उसको लिखना है और इसके बीच में लगाना है एक टाइम पीरियड लेना है आपको कोई भी, और इसके साथ आर्टिकल लगा देना है। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर लिया 1 और टाइम 1 टाइम अ डे, ये आपका बन गया एक फ्रिक्वेंसी, यानी दिन में एक बार, ठीक है। लेकिन आपको पता है आजकल इसको लोग बोलने में यूज़ नहीं करते, आजकल इसको 1 टाइम को लोग ऐसे नहीं बोलते, इसके स्थान बल्कि एक वर्ड यूज़ करते हैं, क्या, वंस यूज़ करते हैं। ऐसे 2 टाइम्स यहाँ पे ऐसा लगे क्योंकि 2 बार हो चुका है, वीक में 2 बार कोई चीज़ हो रहा है, तो ये भी आजकल लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसके स्थान क्या यूज़ करें, दोनों को मर्ज करके ट्वाइस को यूज़ किया जा रहा है। थ्राइस भी होता है लेकिन लोग इसको यूज़ करते हैं, यानी इन दोनों को ज़्यादातर वंस अ डे, ट्वाइस अ वीक ऐसे ज़्यादा बोला जाता है। ऐसे यहाँ पर लिखा है 3 टाइम्स अ मंथ, सही लिखा हुआ है। 4 टाइम्स अ ईयर, एकदम सही लिखा है, यानी कि महीने में कोई चीज़ 3 बार होती है और यहाँ पे एक साल में करीब 4 बार कोई चीज़ होती है। तो हमने कहा अपने ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं आप। ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ है एवरी के साथ टाइम पीरियड लिखिए, आपका जो है डेफिनेट फ्रिक्वेंसी तैयार हो गया। जैसे यहाँ देखिए एवरी के साथ डे जोड़ा गया, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर। मैंने इसके एक और कुछ वर्ड लिख रखे हैं जो इसी का सेम मीनिंग कन्वे करते हैं। एवरी डे जो कोई काम हो रहा है वही डेली भी होता है, एवरी वीक यानी वीकली, एवरी मंथ मंथली, और एवरी ईयर यानी एनुअली। ये भी आपके क्या बता रहे हैं, ये सेंस दे रहे हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप चाहे तो एवरी के साथ नंबर जोड़ के और टाइम पीरियड को साथ में लेकर भी बना सकते हैं, क्या, डेफिनेट फ्रिक्वेंसी। जैसे एवरी 2 डेज, सही लिखा हुआ है।
एवरी 3 वीक्स, एवरी 4 मंथ्स। इस तरीके से आप जो है डेफिनिट फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड बना सकते हैं और उन्हें अपने सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। बस तो याद रखना इनकी जो पोजीशन होगी वो सेंटेंस के लास्ट में मान के चलिए आप, ठीक है। जैसे हमने एक बड़े 4 नाइट, इसका मतलब क्या होता है 2 वीक्स होता है, ठीक है। तो एक बार इनको देख लीजिए, मैं फिर कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं डेफिनेट फ्रिक्वेंसी के, चलिए इनको देख लेते हैं। सेंटेंस सब सही लिखे हुए हैं, आप देख लीजिए इनको कि इनकी पोजीशन कहाँ पे है। जैसे लिखा हुआ है सोनम विजिट द डेंटिस्ट ट्वाइस अ ईयर, तो यहाँ जो वर्ड है ये आपका क्या है डेफिनेट फ्रिक्वेंसी, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ किया गया है। क्वेश्चन में सेकंड लिखा है अमन गोज टू जिम 4 टाइम्स अ वीक, ये आपका है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी, सेंटेंस के लास्ट में लिखा गया है। द जू इज़ ओपन एवरी डे, ये कहाँ है सेंटेंस के लास्ट में है। आई कॉल हर डेली, ये आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है तो डेली लगा हुआ है, यहाँ से एक दूसरा सेंटेंस तैयार हो रहा है। आई कॉल हर डेली टू मेक श्योर शी इज़ फाइन। इधर लिखा नेक्स्ट वर्ड लिखा है देयर इज़ अ लीप डे एवरी 4 ईयर, ये आपका है डेफिनेट फ्रीक्वेंसी। नीचे लिखा है द मैगजीन इज़ पब्लिश्ड एवरी 2 वीक्स, तो यानी कहना मतलब ये हुआ कि आपकी जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है दो तरीके से है, एक की आपकी होती है डेफिनेट और दूसरी है इनडेफिनेट। इसकी पोजीशन दो तरीके से हमने देखी, अगर आपके पास सब्जेक्ट और अगर ऑक्सिलरी वर्ब है, कोई हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद लगाते हैं इसको, किसको फ्रीक्वेंसी को। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद को सीधे आपको मिला क्या मेन वर्ब, तो इसी के बीच में क्या लगाइए फ्रीक्वेंसी लगाइए। डेफिनेट फ्रीक्वेंसी हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आप लगाइए, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए इनको, फिर हम लोग देखते हैं आगे। तो अब हम लोग बेसिकली देखने वाले हैं करेक्ट यूजेस। एडवर्ब का पार्ट जो है 2 पार्ट अपलोड हो चुका है, अगर आपने वीडियो नहीं देखे वो सब तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएगी कंप्लीट। अभी 2 वीडियो अपलोड की जा चुकी हैं, ये आगे का प्रोसेस है। एडवर्ब में हम लोग सीखने वाले हैं करेक्ट यूजेस, जहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिफरेंस देखना है शो और वेरी में, कि शो का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और वेरी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो बेसिकली देखें अब लिखा हुआ है शो का इस्तेमाल जो है इन ए रिलेटिव सेंस और वेरी का इस्तेमाल इन ए एब्सोल्यूट सेंस। इस एब्सोल्यूट को आप कह सकते हैं एक तरीके से कंप्लीट सेंस, ये आप बोल सकते हैं कंप्लीट सेंस। यानी कि वेरी का इस्तेमाल आप वहाँ करेंगे जहाँ हमें कंप्लीट सेंस दिखाना हो, यानी वेरी जो है अकेले काफ़ी है, एनफ है कंप्लीट सेंस दिखाने के लिए। लेकिन जो शो है वो रिलेट करता है किसी न किसी सेंटेंस वर्ड और फ्रेज या क्लॉज से रिलेट करता है, तब जाकर उसका मीनिंग कंप्लीट आता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल लिखा हुआ है ही इज़ वेरी रिच, यानी कि वो बहुत अमीर है। इसमें कोई डाउट नहीं, ये बात एकदम कंप्लीट भी हो रही है, होगा भाई अमीर, बहुत अमीर है। ही इज़ वेरी अमीर, आप कहते हैं ना यार वो लड़का ना बहुत अमीर है, तो बात पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें और कुछ कहा जाए ऐसा तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इस सेंटेंस को बोलूँगा, अब देखिएगा ये सेंस कंप्लीट दे रहा है कि नहीं। अगर मैं इसे बोलूँ सेकंड वाले को शो के साथ, यानी कि यहाँ पे तो वेरी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे हम शो के साथ बोल रहे हैं इसी बात को। वह इतना अमीर है, अब कहीं पूछेंगे सर कितना अमीर है, यानी यहाँ पे ऐसी बात लगी जैसे कि बात अभी भी अधूरी है, तो यही इसका सेंस आता है ही इज़ सो रिच। हिंदी में ही देख लिया आप, वह इतना अमीर है कि कोई भी कार खरीद सकता है, वह इतना अमीर है कि किसी भी गरीब की सहायता कर सकता है, वह इतना अमीर है कि उसके पास पैसों की कमी नहीं है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और कहना बाकी है,
तो ध्यान से देखिए, आपने पढ़ा भी होगा एडवर्ब में टू और टू का पेयर, नहीं पढ़ा है तो अभी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, ठीक है। और पेयर बनता है आपका, सो का पेयर बनता है हमेशा किसके साथ, दैट के साथ। दैट जो है एक डिस्क्रिप्टिव कंजंक्शन है, दैट आपका डिस्क्रिप्टिव कंजंक्शन है। इसका काम यह है कि जब आएगा तो अपने साथ डिस्क्रिप्शन लेकर आता है, कोई ना कोई मीनिंग, किसी ना किसी के बारे में कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेकर आएगा ये। तो सो की पेयरिंग जब होती है तो हमेशा दैट आना कंपलसरी हो जाता है, तब जाके इसका अर्थ जो कंप्लीट बनता है। अगर ये देखिए लिखा है ही इज सो रिच, अगर इसे कंप्लीट करना हो तो हम इसके साथ कुछ जोड़ सकते हैं। पहले तो आपको क्या पेयरिंग लगाना है, दैट। तो देखिए ही इज सो रिच, हमने लिखा क्या, दैट। चलिए कुछ भी लिख सकते हैं कि ही कैन बाय अ कार। अभी देखिए सेंटेंस में बोलूंगा और आपको लगेगा कि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ कार, यानी वो इतना अमीर है कि कोई भी कार खरीद सकता है। अब आपको लग रहा होगा ना ना अब सही हुआ ये। फिर ध्यान देखिए, इसमें कह रहा था ही इज़ वेरी रिच, वो बहुत अमीर है, होगा अमीर। हमने कहा ही इज़ सो रिच, वह इतना अमीर है, अरे कितना अमीर है, अरे इतना अमीर है कि कोई भी कार खरीद सकता है। अब ये सेंटेंस जो अपने आपने एकदम परफेक्ट सही, यानी शो की पेयरिंग दैट के साथ अब करेंगे तब जाके अब इसका मीनिंग कंप्लीट निकलेगा। अब लोग बोलने को ऐसे बोल देते हैं, यू आर सो ब्यूटीफुल। देखिए ये कंप्लीट बोलना, सॉरी इसे कंप्लीट नहीं कहा जा सकता, ये आधा अधूरा सेंटेंस है आपका, लेकिन लोग स्पोकन में बोलते रहते हैं। तो खैर हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें रिटन इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जो हमें एग्जाम में टारगेट करना है, हम बोल चाल की इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमें इसको ध्यान देना, वो चीज़ें ध्यान नहीं देना आपको। आगे वाले सेंटेंस में देखिए लिखा है रोहन इज़ वेरी हेल्दी, रोहन बहुत हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं भाई, कंप्लीट है, यानी वो हेल्दी है, एक्सरसाइज वगैरह करता होगा, अच्छा खान पान रखता होगा अपने आप में, इसलिए वो हेल्दी है। लेकिन अगर बोला जाए रोहन इज़ सो हेल्दी, रोहन इतना हेल्दी है कि कितना, अपने अगर बोला रोहन इज सो हेल्दी एंड रोहन इतना हेल्दी है, अरे कितना सर, कि वो चल सकता है आराम से, इतना भी हेल्दी मतलब वो नहीं है कमज़ोर क्यों नहीं चल सकता। तो अगर आप इसको कंप्लीट सेंस देना चाहते हैं तो आप वही डिस्क्रिप्टिव कंजक्शन को जोड़िए, रोहन इज सो हेल्दी दैट ही कैन वॉक, रन कर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब आप सेंटेंस को पढ़ के ट्राई कर लीजिए, एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है, रोहन इज सो हेल्दी दैट ही कैन वॉक, यानी रोहन इतना हेल्दी है कि वो चल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल लिखा हुआ है, शिवानी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एकदम सही है, शिवानी बहुत बुद्धिमान है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, परफेक्ट सही है। ये भी आपका सही था, ये भी सही था। लिखा हुआ है शिवानी इज सो इंटेलिजेंट, शिवानी इतनी इंटेलिजेंट है, अरे कितनी, तो आप कुछ भी कह सकते हैं कि कोई भी सवाल हल कर सकती है। चलिए लिख देते हैं सर, शिवानी सो इंटेलिजेंट। अगर इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो एक डिस्क्रिप्टिव कंजंक्शन लाइए, दैट ही कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन। तो इस तरीके से अगर देखा जाए सो और वेरी का कंपैरिजन करेंगे आपस में, तो सिंपल सी कहानी ये है या फिर सिंपल सा लॉजिक ये है कि सो जो है एक रिलेटिव सेंस देता है और रिलेट करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया था, जबकि वेरी अपने आप में ही कंप्लीट सेंस है। जैसे आपके सामने एग्जांपल से समझाने की मैंने कोशिश की, एक बार देख लीजिए फिर चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जो हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं अब वो है वेरी और मच में। तो यहाँ पे जो वेरी और मच का हम डिफरेंस देखने वाले हैं वो देखने वाले एडजेक्टिव के साथ और स्पेशली डिग्री के साथ। डिग्री आप जानते हैं तीन होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। जैसे गुड, बेटर,
बेस्ट, ये वही वाली डिग्रियां हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वेरी और मच का इस्तेमाल हम डिग्री के साथ कहाँ कब कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है वेरी इन अ पॉजिटिव डिग्री, यानी वेरी का इस्तेमाल अगर आप एडजेक्टिव के साथ डिग्री के साथ करना चाहते हैं तो पॉजिटिव डिग्री के साथ कर सकते हैं स्पेशली। और अगर मच की बात करें तो मच का इस्तेमाल कर सकते हैं इन अ कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि मच का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कंपैरेटिव डिग्री में। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, वेरी का इस्तेमाल पॉजिटिव डिग्री के साथ और मच का इस्तेमाल कंपैरेटिव डिग्री के साथ आप कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। यहाँ कुछ लिखा हुआ है बोथ इन अ सुपरलेटिव डिग्री, यानी दोनों का इस्तेमाल आप सुपरलेटिव डिग्री में कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस ये था कि ये पॉजिटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है, ये कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में दोनों को यूज़ किया जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल देखें, पे लिखा है द वेरी बेस्ट, मच द बेस्ट, द वेरी फर्स्ट, मच द फर्स्ट। तो बस याद रखना है पे यहाँ पे डिफरेंस जो है मेन वो है आपका आर्टिकल द, जो द लिखा हुआ उसको देखिए, यहाँ पे वेरी के पहले लिखा हुआ है लेकिन यहाँ मच के बाद लिखा हुआ है, बस इतना सा फर्क है। तो सिंपल से आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको वेरी के साथ लिखना है तो द वेरी फर्स्ट लिख सकते हैं और मच के साथ लिखते हैं मच द बेस्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आइए कुछ एग्जांपल तो समझने की कोशिश करते हैं इन्हें। यहाँ लिखा हुआ पहला सेंटेंस ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ये आपका एडजेक्टिव और है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। पॉजिटिव डिग्री कुछ और नहीं एडजेक्टिव ही होती है। जो एडजेक्टिव है जब एडजेक्टिव अपने मूल रूप में हो, एडजेक्टिव आपके जो मूल रूप में है उसी को कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। जैसे गुड ये मूल रूप में है तो ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये पॉजिटिव डिग्री है, तो पॉजिटिव डिग्री के साथ हमें चाहिए क्या, वेरी। लिखा हुआ है एकदम सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें, एकदम सही लिखा हुआ है। सेकंड में देखें शिवानी इज़ मच ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल जो लिखा है ये लिखा है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री लिखा हुआ है। और कंपैरेटिव डिग्री के साथ सॉरी ब्यूटीफुल जो है ये भी पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, ये भी लिखा है पॉजिटिव डिग्री, अपने मूल रूप में है ना एडजेक्टिव, तो ये पॉजिटिव डिग्री में, और पॉजिटिव डिग्री में है तो हमें चाहिए क्या, वेरी, ना कि मच। तो यहाँ मच आपका गलत है, अगर सही करना चाहते हैं तो यहाँ लगाइए क्या, वेरी। शिवानी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एंड थर्ड देखिए सी इज़ मच इंटेलिजेंट, यहाँ पे भी देखिए इंटेलिजेंट जो है पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव जो अपने मूल रूप में है, एडजेक्टिव जो अपने मूल रूप में है तो ये क्या है आपकी पॉजिटिव डिग्री हुई। अगर ये पॉजिटिव डिग्री तो मच क्या करा है इसके साथ, यहाँ चाहिए हमें क्या, वेरी। अब ये सेंटेंस आपका सही हुआ। क्वेश्चन फोर्थ कह रहा है आई एम फीलिंग बेटर, गुड बेटर बेस्ट, अभी मैंने बताया गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री हमें कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमें चाहिए क्या, मचना की वेरी। तो यहाँ लिखा हुआ आई एम फीलिंग बेटर, तो इसके साथ अगर आप लगाना चाहते हैं, यहाँ सॉरी गलती हो गया, यहाँ पे वेरी लगना चाहिए था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं फिर से बना के लिख दे रहा हूँ इस सेंटेंस को, मार्कर यहाँ है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं वेरी, क्या था यहाँ पे बेटर। अब ये सेंटेंस आपका इस तरह लिखा होना चाहिए था। तो अगर इस सेंटेंस को आप देखेंगे आई एम फीलिंग वेरी बेटर, आई एम फीलिंग वेरी बेटर, तो ये बेटर जो अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ वेरी नहीं क्या चाहिए हमें, मच चाहिए। ऐसे आपके सामने लास्ट सेंटेंस लिखा हुआ है ही इज़ मोर सीनियर टू मी, तो यहाँ पे जो सीनियर वर्ड है ये अपने क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। सीनियर जूनियर ये सभी क्या होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री होते हैं। तो इसके साथ जो मोर लिखा हुआ है ना ये भी अपने में कंपैरेटिव डिग्री है, मच का ही मोर लिखा हुआ है, मच मोर मोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंपैरेटिव डिग्री फिर से लिखा हुआ है, तो हमें एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री अभी नहीं यूज़ कर सकते। कहना मतलब ये हुआ कि कभी भी एडजेक्टिव एडजेक्टिव क्वालिफाई नहीं कर सकता, तो इस वजह से हम मोर ना कि मच आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको सही करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा मच आपका, यानी ही इज़ मच सीनियर टू मी, मोर नहीं, वहाँ मोर कहना एकदम गलत है, ठीक है। बाकी वजह क्या है, बाकी वजह हम लोग जब डिग्री पढ़ेंगे एडजेक्टिव तो वहाँ पे बेसिकली अच्छे से डिफाइन करेंगे इसको। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ दोनों में डिफरेंस। वेरी का इस्तेमाल आप करिए क्या, पॉजिटिव डिग्री में, और मच का इस्तेमाल कीजिए कहाँ, कंपैरेटिव डिग्री में, और दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ, सुपरलेटिव डिग्री में। बस याद रखना द का इस्तेमाल, द वेरी फर्स्ट मच द बेस्ट, द वेरी के पहले आ रहा है और मच के बाद द आ रहा है। एक बार देख लीजिए फिर चलते हैं आगे।
तो इनको जो है वेरी और मच को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री में भी देख लेते हैं थोड़े से एग्जांपल के साथ, ठीक है। तो हमने ये कहा सबसे मेन चीज़ आपको याद क्या रखना है, सबसे मेन चीज़ आपको याद रखना है कि वेरी अगर यूज़ करें आप तो उसके पहले द लगाएंगे और मच यूज़ करें तो बाद में द लगाना है, बस इतनी बात याद रखनी है। बाकी अब दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों का सेंस सेम ही है। जैसे लिखा हुआ है अंशु इज़ द वेरी बेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, तो ये आपका जो वर्ड लिखा हुआ है द वेरी बेस्ट, अंशु इज़ द वेरी बेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, ये आपका सुपरलेटिव डिग्री, इसके साथ वेरी और वेरी पहले द, एकदम सही लिखा हुआ है। अंशु इज़ द वेरी बेस्ट पर्सन इन द ऑफिस, एंड अंशु जो है सबसे बढ़िया इंसान है इस ऑफिस के लिए। सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट करेक्ट है। उसी सेंटेंस को मैंने फिर से बना रखा है मच द बेस्ट के साथ, अंशु इज़ मच द बेस्ट पर्सन इन द ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्या, मच द बेस्ट। ये भी सेंटेंस अपने आप में परफेक्ट से मीनिंग सेम कन्वे कर रहा है कि सबसे अच्छा इंसान जो है अंशु ही है इस ऑफिस के लिए। ये भी अपने आप में एकदम परफेक्ट सही है। हमने कहा ना याद क्या रखिए, वेरी पहले द लगाना है और मच के बाद द लगाना है। वजह क्या है हम लोग इसको समझ लेंगे फर्दर जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो, ठीक है, कि द वहाँ पहले क्यों आ रहा है, यहाँ पे बाद में क्यों आ रहा है। नीचे दिखा जाए तो ही इज़, चलिए ठीक से लिख देते हैं इसको, ही इज़ मच द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब, यानी वो इंसान जो है सबसे बढ़िया इंसान है इस जॉब के लिए। तो वही चीज लिखा हुआ है मच द बेस्ट। आप चाहें तो इसी सेंटेंस में इसको रिमूव करके या फिर इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं क्या, द वेरी बेस्ट। ये भी अपने आप में क्या एकदम सही है। तो एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं हम लोग आगे। ये दोनों सेंटेंस एकदम सही है। ये आपका मच द बेस्ट लगा तो भी सही है, द वेरी बेस्ट लगा तो भी सेंटेंस आपका कंप्लीटली सही है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखने वाले हैं वो समझने वाले हार्ड के बारे में कि बेसिकली हार्ड जो वर्क कैसे करता है, क्या ये एडवर्ब है, क्या ये एडजेक्टिव है, क्या है ये। तो मैं आपको बेसिकली बता दूँ हार्ड जो है दोनों वर्क करता है। हार्ड जो है आपका एडजेक्टिव भी है, और हार्ड जो है एडवर्ब भी है, दोनों तरीके से ट्रीट होता है। अब डिपेंड करता है कि आप इसको यूज कैसे करें। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं कल ये पेन खरीद के लाया था, यार ये पेन तो बहुत हार्ड है, अब मैं जो है ये जो हार्ड वर्ड यूज़ करें इस पेन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। ये पेन अपने आप में नाउन है। अगर नाउन है, मैं नाउन के लिए कोई चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, उसको क्वालिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई कर रहा हूँ, तो वो क्या है, एडजेक्टिव है। भाई जो नाउन की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं क्या, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम करें और काफ़ी मेहनत से करें कि यार वो वर्क हार्ड कर रहा है, यानी कि जो काम करे काफ़ी हार्ड से कर रहा है, काफ़ी मेहनत से कर रहा है, काफ़ी लगन से कर रहा है, तब अब हम लोग जो है उसके वर्क को, उसके काम को, उसकी क्रिया को हम लोग बता रहे हैं कि वो कैसे कर रहा है। तो अगर अब इस बार आप वर्ब को डिफाइन करते हैं हार्ड से, तो हार्ड जो है आपका क्या है, वहाँ पे एडवर्ब है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा हुआ है दिस इज़ अ हार्ड टास्क, दिस इज़ अ हार्ड टास्क। टास्क क्या होता है, टास्क हम वर्क को कहते हैं, वर्क जो कोई काम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, टास्क कहते हैं। ये अपने आप में क्या, नाउन। तो देखिए आर्टिकल आया है, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए तो आता है। तो अगर ये हार्ड टास्क है तो इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन है, हार्ड, यानी उसका जो भी टास्क है, जो भी काम है वो काफ़ी हार्ड कर रहा है। तो ये हार्ड यहाँ पे जो आपका क्या है, ये हार्ड आपका है एडजेक्टिव, एज एडजेक्टिव वर्क कर रहा है यहाँ पे। यानी कि दिस इज़ अ हार्ड टास्क टू परफॉर्म, यानी उसका जो भी टास्क है वो काफ़ी हार्ड है, उसका काम काफ़ी टफ है। तो यहाँ पे हार्ड जो आपका एडजेक्टिव काम कर रहा है। ऐसे हम देखिए दैट वाज अ हार्ड मैट्रेस, मैट्रेस अपने आप नाउन है। मैट्रेस का मतलब शायद होता है रज़ाई, गद्दा, गद्दा शायद होता है, क्या होगा ऐसे कोई। तो मैट्रेस जो भी है अपने आप में नाउन है, ठीक है, हिंदी मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो दैट वाज अ हार्ड, ये मैट्रेस है कैसा, मैट्रेस की क्वालिटी बता रहा है, क्योंकि मैट्रेस कैसा बहुत हार्ड है। अगर इसकी क्वालिटी ये बता रहा है तो हार्ड यहाँ पे क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है।
लेकिन नीचे अगर देखा जाए लिखा है ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ जो बात कर रहा है ये इसको क्वालिफाई नहीं कर रहा है कि ये हार्ड है, ये हार्ड नहीं है, इसका जो काम है ना वो हार्ड है। यानी इस बार क्या हो रहा है, ये जो है आपका वर्ब, ये जो आपका वर्ब है इसको क्वालिफाई करा ये हार्ड। अगर ये इस बार वर्ब को क्वालिफाई करा तो ये एडजेक्टिव नहीं हो सकता सर, ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब। क्योंकि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव जो है वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है, एडजेक्टिव जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ऐसे लिखा हुआ इट वॉज रेनिंग हार्ड, तो जो बारिश हो रही है ना काफ़ी तेज़ हो रही है, यहाँ पे जो मीनिंग है समझिए कि कठिन हो रही है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है वो क्या कहलाएगा आपका, एडवर्ब। तो यहाँ पे हार्ड जो है एक एडवर्ब है। जैसे आप बोलते हैं, आप बोलते हैं हमेशा क्या, हार्ड वर्क या फिर वर्क हार्ड, कि वर्क हार्ड करो, या फिर बोलते हैं क्या, हार्ड वर्क। तो देखिए यहाँ पे ये जो वर्क हार्ड है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे पहले वर्ब आता है, तो ये आपको हुआ वर्ब। अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है क्या हो जाएगा, एडवर्ब। यहाँ पे जो ये हार्ड है वो एडवर्ब है। लेकिन यहाँ देखिए वर्क जो है, वर्ब तो पीछे आती नहीं है, ये अपने आप में एक नाउन है, और उस नाउन को क्वालिफाई करने वाला हार्ड जो है ये क्या है, अपने आप में एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हार्ड एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ पे हार्ड क्या है, एडवर्ब है। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी कि हार्ड जो है दोनों तरीके से ट्रीट होता है, एज एडजेक्टिव और एज ए एडवर्ब। और दूसरी कहानी है कि अगर ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, तो वो वहाँ पे हार्ड जो है क्या आएगा, एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर वो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो किसी अदर वर्ड को अगर क्वालिफाई कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एडवर्ब हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि ये आपका जो क्या कहते हैं, हार्ड जो है अगर नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो कहाँ लिखा है, आगे लिखा है, लेकिन जब वर्ब को क्वालिफाई करता है तो वर्ब के पीछे ही लिखा जाता है। इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं, आगे हमें ये बड़ी हेल्प करेगा सेंटेंस में अरेंज करने के लिए शब्दों को। तो इतनी बात याद रखें, फिर चलते हैं आगे, इसको देख लीजिए फिर चलते हैं हम लोग आगे दिखाएं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले वेरी के बारे में बात करेंगे। वेरी जो है एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, पहला सवाल तो ये उठता है। तो आपको बता दें वेरी जो है आपका दोनों तरीके से वर्क करता है। वेरी जो है आपका एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। मतलब ये हुआ कि अगर ये नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उनकी विशेषता क्वालिटी बता रहा है, तो उस समय ये हो जाता है कि एडजेक्टिव। लेकिन अगर उनको छोड़कर, नाउन प्रोनाउन को छोड़ किसी और को क्वालिफाई कर रहा है, तब तो ये हो गया क्या, एडवर्ब। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं इनको। लिखा है पहला एग्जांपल आपका, इज़ द वेरी स्मार्ट, सॉरी यू आर वेरी स्मार्ट। तो सर स्मार्ट अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है सर। अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको क्वालिफाई कौन करेगा सर, वेरी, सॉरी अगर ये एडजेक्टिव है तो इसको क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। तो यहाँ पे जो है ना ये क्वालिफाई करा है स्मार्ट को, तो ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि वो पहले से एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कभी भी एडजेक्टिव को क्वालिफाई नहीं कर सकता। नेक्स्ट वन लिखा है सी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो ये लिखा है वो आपके सामने ब्यूटीफुल अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है सर। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब। तो ये अपने आप में क्या है सर, एडवर्ब। नीचे का देखा जाए लिखा है यू आर द वेरी पर्सन आई नीडेड। आपको बता दें ये जो पर्सन है अपने आप में क्या है, ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो वेरी जो है अपने आप में क्या हो जाएगा सर, एडजेक्टिव। आपको बता दें यहाँ जो वेरी है वो एम्फेटिक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है। एम्फेटिक एडजेक्टिव के रूप में वर्क कर रहा है। यानी यहाँ पे ये एम्फेसाइज करने के लिए यूज़ किया गया, किसी वर्ड पे, सेंटेंस ने किसी वर्ड पे जोर देने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। जैसे इस सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं क्या है, यू आर द वेरी पर्सन आई नीड इट, या तुम वही इंसान हो जिसकी मुझे ज़रूरत है।
तो हम क्या करें, इस पर्सन को एम्फेसाइज कर रहे हैं यहाँ पे, यू आर द वेरी पर्सन, या तुम वही इंसान हो जिसकी मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे वेरी जो है एम्फेटिक एडजेक्टिव है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेशर, जोर देने के लिए इस सेंटेंस में यूज़ किया गया है। पर्सन अपने आप में नाउन है, इस वजह से क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव हो गया। सेम टू सेम नीचे लिखा, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस वेरी मोमेंट। तो मोमेंट अपने आप में नाउन है सर, और ये आपको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे भी वही काम कराइए, जब भी एडजेक्टिव तो में आएगा तो एम्फेटिक, एम्फेसाइज करने के लिए आएगा। प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस टाइम, यार कम से कम इस समय तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, बहुत हो गया, इस समय मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, इस समय तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पे हम जोर दे रहे हैं किसको, नाउन पे, ठीक है। जैसे हमने लिखा इन द वेरी बिगिनिंग, बिगिनिंग, अगर आप कहना चाहें इन द बिगिनिंग तो शुरुआत से, इन द वेरी बिगिनिंग, तो बिगिनिंग अपने आप में क्या है सर, नाउन, अपने आप में नाउन है। नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा सर, मॉडिफाई कौन करेगा सर, एडजेक्टिव। यानी यहाँ पे ये मीनिंग जो कन्वे करेगा, जैसे इन द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से, अगर इन द बिगिनिंग शुरुआत से, इन द वेरी बिगिनिंग अरे बिल्कुल एकदम शुरुआत से, यानी हम एम्फेसाइज करें फिर से यहाँ पे, हम ये कहना चाहते हैं एकदम बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट शुरुआत से ही। तो यहाँ पे जो हम कहना चाहते हैं वो कि वेरी जो है आपका एज एडजेक्टिव भी वर्क करता है और एज अ एडवर्ब भी वर्क करता है। एग्जांपल आपके सामने पढ़े, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। यू आर वेरी स्मार्ट, स्मार्ट अपना में एडजेक्टिव, इसलिए ये एडवर्ब के रूप में यहाँ पे वर्क कर रहा है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, और इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होगा, एडवर्ब होगा। तो यहाँ वेरी क्या, एडवर्ब का वर्क कर रहा है। यू आर द वेरी पर्सन आई नीडेड, तो सर यहाँ पे जो पर्सन अपने आप में नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करेगा कौन, एडजेक्टिव। दूसरी कहानी यहाँ पे, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी एट दिस वेरी मोमेंट, मोमेंट अपने आप में क्या सर, नाउन, और क्वालिफाई कौन करेगा सर, एडजेक्टिव। इन द वेरी बिगिनिंग, बिगिनिंग अपने आप में नाउन, और यहाँ पे जो है जो उसको क्वालिफाई करेगा वहाँ वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई करने वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो वेरी आपका एडवर्ब भी है, वेरी आपका एडजेक्टिव है, लेकिन हम इसे डिफाइन कर सकते हैं फंक्शन के आधार पे। फंक्शन देखेंगे सेंटेंस में किस तरीके फंक्शन करना, उसके बाद ही हम इसे बता पाएंगे कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखने वाले दिन के बारे में कि दिन जो है किस प्रकार वर्क करता है। क्या ये अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि बेसिकली ऐसे वर्ड के बारे में जो या तो एडजेक्टिव है या तो एडवर्ब है, या फिर दोनों वर्क कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले दिन के बारे में, तो देन जो है क्या है, देन एडजेक्टिव है या फिर एडवर्ब है। तो ये भी जैसे भी हम लोग पीछे देखते हुए आ रहे हैं, कुछ शब्दों को, वेरी को देखा हमने, और आपका देखा जैसे कुछ फास्ट हो गया, फास्ट नहीं देखा तो अभी देख लेंगे उसको भी। जैसे ये लोग वर्क कर रहे थे कैसे, एज एडजेक्टिव भी और एज अ एडवर्ब भी, वैसे देन भी है आपका, देन नहीं करें, देन भी आपका वर्क करता है फंक्शन के आधार पे एज एडजेक्टिव, और फंक्शन के आधार पे ये मूव कर लेता है किधर, एडवर्ब की तरफ, ठीक है। अगर क्वालिफाई करेगा वर्ब को, बेसिकली यहाँ पे तो यहीं से हमारी चीज़ें पकड़ में आ जा रही हैं। अगर बेसिकली वर्क करेगा ये, या फिर क्वालिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा किसको, किसी वर्ब को, तो ये वहाँ पे तो हो जाएगा एडवर्ब। और किसी नाउन को या प्रोनाउन को अगर क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा तो ये हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव। चलिए सेंटेंस को चलो देखते हैं। लिखा है सी वेंट टू द ऑफिस देन, तो देन यहाँ लिखा हुआ है, तो आपको बताना ये देन जो है किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है वेंट को। यहाँ पे सेंस क्या जो बताते हैं आपको हिंदी में, सी वेंट टू द ऑफिस देन, यानी कि मान लो कोई इंसान है, कोई औरत है, कोई लड़की है, वो जो है किसी वजह से मान लो ऑफिस नहीं जा रहा है, ये कई लोगों ने उसे जाके मिलाया नहीं, मनाया, उसे मनाया, काफ़ी बातें कही, समझाया, तब जाके उसने क्या कहा, इस ऑफिस गए। तो वही ना, जब मान लो आप किसी दोस्त ने पूछा क्या हुआ, वो ऑफिस गए कि नहीं, अरे हाँ यार इतना मनाया उसको ना, इतना समझाया मैंने कहीं, तब जाकर वो ऑफिस गई। यानी कहीं
काफ़ी समझाने बुझाने के बाद, काफ़ी मनाने के बाद कहीं तब जाकर वो कहाँ गई, ऑफिस गई। ऑफिस जो जाने की वजह तब गई, बहुत समझाने के बाद गई। तो यहाँ क्वालिफाई किसको करा, वर्ब को। तो यहाँ पे जो ये देन है ये आपका एज ए एडवर्ब है। अगर सेकंड वन देखा जाए, शी कॉल्ड मी देन, शी कॉल्ड मी देन। मान लो कोई फंक्शन है किसी दोस्त के यहाँ, और उस दोस्त ने सबको इनवाइट किया लेकिन आपको भूल गया। और किसी तो कोई दोस्त है आपका, मान लो राम नाम का कोई दोस्त है जो वहाँ पे गया है, और उसने सबको देखा, सब दोस्त मिल गए लेकिन आप नहीं मिले, तो उसने आपके पास फ़ोन किया, अरे कहाँ हो। तो आपने कहा मैं तो घर पे हूँ। तो बोला तुम यहाँ पे नहीं है, इस फ्रेंड की मैरिज एनिवर्सरी में कोई शादी है, कोई फंक्शन है। तो बोले आप क्या, उसने तो मुझे बुलाया नहीं। क्या बात कर रहे हो, नहीं बुलाया। अब फ़ोन कट किया, फिर जिस दोस्त ने आपको फ़ोन किया था राम ने, वो जाके उस दोस्त से, क्यों यार तुमने उसको नहीं बुलाया। तब वो कह यार यार मैं तो भूल गया। तब जाके कहीं उसने फ़ोन किया। जब फ़ोन किया तो फिर आपके पास जब फ़ोन आया, तो मानो किसी दोस्त ने दोबारा 2 दिन 4 दिन में पूछा, बोले क्या तुम वहाँ गए थे, बोले मैं नहीं गया था। क्यों नहीं गए, अरे यार उसने मुझे बुलाया नहीं था, इनवाइट नहीं किया था। बोला फ़ोन तो किया था। फ़ोन किया था, किसी और के कहने फ़ोन किया था, राम ने उसे कहा कहीं, तब जाकर उसने मुझे फ़ोन किया, यानी अपने से नहीं किया। जब किसी और दोस्त ने उसके ऊपर प्रेशर दिया, उसको बताया, उसको कहा कि नहीं उसको बुलाओ नहीं तो हम भी नहीं रहेंगे, कहीं तब जाकर उसने मुझे फ़ोन किया। तो कॉल जो किया है तब जाकर उसने कॉल किया। तो यहाँ पे क्वालिफाई करा है किसको, वर्ब को। तो ये भी क्या है अपने आप में, एडवर्ब। क्वेश्चन थर्ड में देखिए लिखा है द देन फ्रेंड ऑफ माइंड। आपको देख के बड़ा अजीब लग रहा है, देन सर यहाँ कैसे लिखा हुआ है। तो आजकल न्यूज़पेपर का ज़माना है, कहीं भी चिपका देते हैं। तो देन जो लिखा देखिए, और ये सही भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। द देन फ्रेंड ऑफ माइंड। आपसे किसी ने पूछा तुम उसको जानते हो, कल जो लड़का आया था यहाँ पे जो डांस कर रहा था, अरे वो लड़का तो मैं जानता हूँ। अरे कब से जानते हो, अरे यार वो लड़का मेरे स्कूल में पढ़ता था, मैं तब से उसे जानता हूँ, तब से उसे जानता हूँ। अरे वो जब हम लोग स्कूल में पढ़े तब से वो मेरा दोस्त है। यानी इस बार क्वालिफाई किसको कर रहा है, इस फ्रेंड को। यानी आपसे किसी ने पूछा कि तुम उस लड़के को जानते हो, तो आपने कहा हाँ। कब से जानते हो, अरे मैं तो उसे तब से जानता हूँ जब हम लोग क्लास 10th में थे। तो यहाँ पे क्वालिफाई यानी ये कह रहा है कि हम लोग तब से दोस्त हैं जब हम लोग क्लास 10th में थे। तो यहाँ पे ये क्वालिफाई कर रहा है किसको, फ्रेंड को। तो ये देन यहाँ पे अगर फ्रेंड जो है इसको क्वालिफाई करा, ये अपने आप में नाउन है, तो ये क्या अपने आप में एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है यहाँ पे। ऐसे ही द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मान लो किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई काम किया है, कोई योजना लागू की है, तो आपने कहा अरे ये जीएसटी जो है किसने लागू किया था, या फिर ये योजना किसने लागू किया है। तो किसी ने कहा नहीं ये तो आज के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। तो मान लो उनको जानकारी कम थी, तो सामने कोई इंसान बैठा था, अरे तुम्हें नहीं पता है, ये योजना कोई आज की योजना नहीं है, ये तो तब के प्राइम मिनिस्टर ने लागू की थी, तब के प्राइम मिनिस्टर ने। तो यहाँ पे भी जो है क्वालिफाई कर रहा है देन किसको, इस प्राइम मिनिस्टर को। और ये अपने आप में क्या है, नाउन है। अगर ये नाउन है तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का। तो हम बस बताना ये चाहते हैं कि आप किसी भी वर्ड को देख के जज मत कीजिए क्यों नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, एडवर्ब है। हम बताएंगे तब जब उसका फंक्शन देखेंगे सेंटेंस में। फंक्शन के आधार पे उसे आप बता सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो कि वो क्या है। तो देन यहाँ पे आपका एडजेक्टिव भी वर्क कर सकता है, एडवर्ब भी वर्क कर सकता है। एक बार देख लीजिए फिर चलते हैं आगे। तो अब जो मैंने वर्ड लिख रखा है वो है आपके सामने फास्ट। फास्ट आपको फिर से वही बताना है कि ये कैसे वर्ब कर रहा है। क्या ये एज एडजेक्टिव वर्क करता है, या फिर ये एज एडवर्ब वर्क करता है। तीनों में ट्राई करना है। यानी ये क्या फास्ट आपका जो है एज एडजेक्टिव वर्क करता है या फिर एडवर्ब। मैं फिर से आपको बता दूं, फास्ट जो है दोनों तरीके से यूज किया जाता है, एडजेक्टिव भी, एडवर्ब भी, एडवर्ब की तरफ भी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बता दें, सबसे पहले एक वर्ड है आपके सामने, क्या लिखा है, फास्टली। लोग इसको समझ के बैठते हैं कि ये एल वाई जो है, ये जो एल वाई जो है, एल वाई लगने से एडवर्ब बन गया। तो मैं आपको बता दूं इंग्लिश में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं है फास्टली, ठीक है। अब लोग बोलते बोलते भले बोल देते हैं, लेकिन रियल में देखा जाए तो इसका कोई यूज़ नहीं, ऐसा वर्ड इंग्लिश में नहीं है, ठीक है। तो ये जहाँ भी देखे आपको इसको
अनमार्क कर दीजिए, अनचेक कर दीजिए, वो होता ही नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि ये फास्ट जो है कहाँ पे एडजेक्टिव से वर्क कर रहा है और कहाँ पे एडवर्ब की तरह। तो सिंपल सी कहानी है भाई, अगर आपका ये वर्ड जो है नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करा है तो एडजेक्टिव, अदरवाइज इनको छोड़ के किसी को क्वालिफाई करेगा तो वो एडवर्ब हो जाता है, क्योंकि एडवर्ब जो है नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर बाकी सबको क्वालिफाई कर सकता है। तो देखते हैं सेंटेंस में लिखा हुआ अ वेरी फास्ट कार, अ वेरी फास्ट कार। तो यहाँ पे जो बात बोला है कि कार जो है ना काफ़ी फास्ट है, इसमें जो क्वालिफाई किया जा रहा है इस कार को, तो ये कार अपने आप में नाउन हुआ। अगर ये नाउन है तो फास्ट में क्या हुआ सर? एडजेक्टिव। अगर ये किसी नाउन के लिए आ रहा है, अगर ये किसी नाउन के लिए आ रहा है तो क्या हो जाएगा अपने आप में? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। अगर सेकेंड में देखें तो लिखा है ही ऑलवेज प्रेफर्स फास्ट फूड, फूड अपने में क्या है? नाउन है। अगर ये नाउन है तो फास्ट क्या है? ये हो जाएगा एडजेक्टिव। सिंपल सी लॉजिक है सर। नीचे देखा है द रोप वॉज हेल्ड फास्ट, ये हेल्ड जो है अपने आप में क्या है? एक वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए फास्ट जो है एक एडवर्ब का काम करेगा यहाँ पे। अब आपको यहाँ बताया यहाँ पे जो फास्ट लिखा है इसका मतलब कोई तेज़ नहीं है, फास्ट का मतलब यहाँ पे कोई तेज़ नहीं है। यहाँ पे मीनिंग जो कन्वे करेगा वो स्ट्रिक्ट, यानी कि इसका मीनिंग ये कन्वे हो रहा है द रोप वॉज हेल्ड फास्ट, यानी उसने जो है ना उसने रस्सी को कस कर पकड़ रखा था, उसने रस्सी को कस कर काफ़ी स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली। तो भाई मतलब चिपका हुआ होता है, ऐसा भी बोलते थे स्ट्रिक्ट में चिपका हुआ, लेकिन रियल में जो मीनिंग निकलेगा सेंस वो ये है कि उसने रस्सी को काफ़ी कस कर पकड़ रखा था। तो यहाँ पे जो हेल्ड सॉरी फास्ट है इसकी मीनिंग कन्वे क्या होगी आपकी? फास्ट तेज़ नहीं, वो तेज़ नहीं पकड़ रखा था, उसने काफ़ी कस कर पकड़ रखा था। तो यहाँ पे जो मीनिंग आपका कन्वे होगा वो हो जाएगा किसका? कस का, स्ट्रिक्ट जो है वो कह सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा है फास्टन योर सीट बेल्ट। अब ये प्लेन वगैरह में बैठे हैं तो लोग बोलते हैं ना फास्टन योर सीट बेल्ट, या फिर कार में बैठे हैं, इसका मतलब अपने सीट बेल्ट को आप कस कर बांध लीजिए। तो फास्टन यहाँ पे जो है ये आपका वो आपका नाउन कंप्लीटली देखा जाए तो आपका नाउन है एक तरीके से। तो ये इसको क्वालिफाई करने वाला वर्ड जो है क्या? एडजेक्टिव है। तो फास्टन यहाँ पे मतलब ये तेज़ नहीं हुआ, ये तेज़ की बात नहीं कर रहा है, ये बात किसकी कर रहा है? ये बात कर रहा है, ये बात कर रहा है यहाँ पे कि वो अपना सीट बेल्ट से काफ़ी कस के बांध दी। जैसे यहाँ पे देखिए एक ईडियम्स होता है हार्ड एंड फास्ट। मान लो स्कूल में आप जो है बिना ड्रेस के गए हैं, ड्रेस जो है पहन के नहीं गए, ट्यूशन आपका नहीं, बिना ड्रेस का आपको अलाउ नहीं है, तो बच्चे ने पूछा क्या कोई ऐसा कोई नहीं, कोई नियम है क्या यहाँ पे? तो उन्होंने कहा हाँ नियम एकदम हार्ड एंड फास्ट है, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे, आप बिना ड्रेस के आओगे तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि फास्ट हो, देन हो या फिर वेरी हो, कोई भी वर्ड हो वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब दोनों तरह वर्क कर सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है उनके फंक्शन के आधार पे। फंक्शन डिफाइन करेगा वो वहाँ पे सेंटेंस में किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अब हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं एनफ को लेकर। एनफ, एनफ। और जैसे अभी जितने भी वर्ड हमने देखे इसके पहले से वेरी, देन और फास्ट, हार्ड, ये सभी जैसे अपने आप में दोनों तरीके से फंक्शन कर रहे थे, एडवर्ब की तरह भी और एडजेक्टिव की तरह भी, वैसे ही ये एनफ भी दोनों तरफ फंक्शन करता है, एडजेक्टिव की तरह भी फंक्शन कर लेता है और एडवर्ब की तरह भी फंक्शन कर लेता है। उसके पहले मैं आपको एक बात और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ इसके बारे में। इसके प्लेस को लेकर काफ़ी सावधानी बरती जाती है, और जो क्वेश्चन उठते हैं यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। याद रखिए जब भी एनफ का इस्तेमाल एज एडजेक्टिव के रूप में किया जाए, अगर आप एनफ का इस्तेमाल एज एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं, यानी यहाँ पे देखिए अगर एडजेक्टिव के रूप में करें तो हमेशा इसे नाउन के पहले यूज़ किया जाता है, नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर आप ये इनफ का यूज़ आप एडवर्ब के रूप में कर रहे हैं तो उसे हम रिप्लेस करते हैं कहाँ पे? उसे एडजेक्टिव के बाद, क्योंकि एडजेक्टिव के लिए ज़्यादातर आता है यहाँ पे, तो एडजेक्टिव के बाद इसे रिप्लेस किया जाता है एनफ को। ठीक है, तो फिर ध्यान सुन लीजिए, एडजेक्टिव के रूप में अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कुल मिलाकर नाउन के लिए यूज़ आ रहा है ये, तो नाउन के पहले लिखा जाएगा। लेकिन अगर ये आप
एडजेक्टिव के लिए आ रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, तो इसे हम एडजेक्टिव के बाद में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं, लिखा हुआ है आई हैव एनफ फ्रेंड्स टू गेट दिस वर्क डन। पहला सेंटेंस लिखा है आई हैव एनफ फ्रेंड्स टू गेट दिस वर्क डन। अब इसकी हिंदी आप कुछ बोल सकते हैं, मेरे पास अभी इतने दोस्त तो हैं, मेरे पास इतने दोस्त तो हैं कि मेरा काम हो जाएगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं लोग, इसका हिंदी में नहीं निकालते हैं पर्याप्त, मेरे पास पर्याप्त दोस्त हैं कि मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वर्ड एनफ, ये यूज़ किया जा रहा है इस फ्रेंड के लिए, इसके पास इतने दोस्त तो हैं कि आपका काम क्या है, उसका काम हो जाएगा। तो अगर ये फ्रेंड जो है नाउन है तो यहाँ पे एनफ वर्क कर रहा है किस तरह से, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखें, दे हैव एनफ फूड टू सर्वाइव, उनके पास इतना भोजन तो है तो कि अभी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं। तो यहाँ जो एनफ वर्ड है ये यूज़ किया गया किसके लिए, फूड के लिए। फूड अपने आप में क्या है, एक नाउन है, अगर ये नाउन है तो ये एडजेक्टिव है, यहाँ पे ये आपका एडजेक्टिव है। सी हैड एनफ मनी टू बाय दैट ड्रेस, उसके पास इतना पैसा तो है कि वो उस ड्रेस को खरीद सकता है। तो यहाँ जो मनी वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये नाउन हो गया आपका, और यहाँ पे एनफ क्या है, एडजेक्टिव तरह वर्क कर रहा है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए ध्यान से, लिखा है शिवानी इज एनफ इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये इंटेलिजेंट वर्ड है अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है। नीचे लिखा हुआ है अमन इज एनफ मैच्योर टू डिसाइड व्हाट्स गुड फॉर हिम। तो मैच्योर जो है परिपक्व होना, ये भी अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रमन इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू क्लाइंब दिस ट्री। स्ट्रॉन्ग भी अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या कि एनफ का इस्तेमाल अगर एज एडजेक्टिव करे तो नाउन के पहले, तो अभी भी जैसा मैंने बताया कि एनफ का जो इस्तेमाल करना है अगर आप नाउन के लिए कर रहे हैं यानी एडजेक्टिव के रूप में कर रहे हैं तो आप नाउन के पहले लगाइए, और अगर एडजेक्टिव के साथ कर रहे हैं यानी एडवर्ब के रूप में करें तो एडजेक्टिव के बाद में लगाइए। नीचे वाले तीनों क्वेश्चन में यही प्रॉब्लम है, प्लेस की प्रॉब्लम है। ये देखिए एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, तो ये यहाँ ना होकर इसके बाद होना चाहिए, यानी ये एनफ जो आप यहाँ से हटाइए और लास्ट में लाइए। एक बार मैं इनकी हिंदी पढ़ के आपको बताता हूँ, हिंदी आप पढ़ेंगे ना तो वो परफेक्ट लगेगा कि एकदम सही लिखा हुआ है। जैसे शिवानी इज़ एनफ इंटेलिजेंट टू क्वालिफाई दिस एग्ज़ाम, शिवानी इतनी बुद्धिमान तो है, शिवानी इतनी इंटेलिजेंट तो है कि वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकती है। हिंदी में तो आपको पढ़ने से सही लग रहा है लेकिन ये सही नहीं है, इसकी प्लेसमेंट आपको इंटेलिजेंट के बात करनी होगी। अमन इज़ एनफ मैच्योर टू डिसाइड व्हाट्स गुड फॉर हिम, यानी अमन इतना मैच्योर तो है कि वो ये समझ सकता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हमें इस एनफ को, क्योंकि मैच्योर आपका एडजेक्टिव है, परिपक्व, तो ये एनफ को यहाँ से हटा के आपको मैच्योर के बाद में लगाना है। अब आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, अमन इज़ मैच्योर टू डिसाइड, सॉरी, अमन इज़ मैच्योर एनफ टू डिसाइड व्हाट्स गुड फॉर हिम। ऐसा लास्ट लिखा हुआ है रमन इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू क्लाइम दिस ट्री, रमन इतना स्ट्रॉन्ग तो है कि वह इस पेड़ पर चढ़ सकता है। लेकिन इस एनफ की जो प्लेस है वो गलत है क्योंकि ये एडजेक्टिव है तो उसके बाद होनी चाहिए यहाँ पे। अब ये सेंटेंस हो जाएगा रमन इज स्ट्रॉन्ग एनफ टू क्लाइम दिस ट्री, यानी एनफ को आप एज एडजेक्टिव भी यूज़ कर सकते हैं, एज एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे।